नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट 2021 हेतु साइकोलॉजी का पेपर नंबर 43 लेकर आया हूं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टेस्ट में। मित्रों देखिए, मैंने कलाम एकेडमी की जो आंसर नहीं आई थी उसके पहले ही मैंने 3 टेस्ट आपको सोल्व करा दिए थे। अब उसके ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। मैंने पहले कहा था कि कुछ प्रश्नों में इधर उधर हो सकता है, तो लगभग 90 क्वेश्चन जो मैंने सोल्व कराए इसमें से 7-8 प्रश्न चेंज हुए हैं। लेकिन इसमें से भी 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे अब भी लगते हैं कि उन्होंने गलत बताए हैं। मुझे अब भी ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सटीक ऐसा नहीं है कि भाई जो बताए गए वो ही है। लेकिन साथियों फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छा मैटर प्रदान कर सकूँ। तो यहाँ पर हम मनोविज्ञान के पूरे 30 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। टारगेट होना चाहिए 25 क्वेश्चन को सही करने का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मित्रों, पहला क्वेश्चन है गोलमैन संबंधित है यांत्रिक बुद्धि से, अमूर्त बुद्धि से, सांवेगिक बुद्धि से और सामाजिक बुद्धि से। तो डेनियल गोलमैन का नाम तो आपने सुना ही होगा। संवेगात्मक बुद्धि का जनक इनको कहा जाता है। साथियों, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास किया था। तो यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। मित्रों दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन, विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग और शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। तो मित्रों स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पर 3 विकल्प तो स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक है, लेकिन अगर आप परिवार और विद्यालय में बालक के संवेगों का दमन कर रहे हो तो फिर इससे स्वस्थ भावात्मक विकास कैसे होगा? नहीं होगा, बल्कि और नीचे जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये देखिएगा, बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों द्वारा, परिवार द्वारा, विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा और ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा। तो मित्रों यहाँ पर 3 विकल्प तो अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा विकल्प है ये सभी को सम्मिलित इसमें कर दिया गया है। अतः ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि जो विकासशील व्यक्तित्व है ये ग्रंथियों द्वारा भी प्रभावित होता है, परिवार द्वारा भी प्रभावित होता है और विद्यालय में जो अनुभव बालक प्राप्त करता है उसके द्वारा भी ये प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिगम निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावनात्मक अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता और भाषात्मक अभियोग्यता। तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं उसमें उन 7 प्रकारों में कौन सा नहीं है? इन्होंने स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि तीनों ही उसमें बताई है, लेकिन भावनात्मक जैसी बुद्धि का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है मित्रों प्रश्न नंबर 4 में, वो आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन है, एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतया सत्याभाषी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षय युक्ति है शोधन, आत्मीकरण, औचित्य स्थापना और क्षतिपूर्ति। देखिए प्रश्न पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कोई भी एक बालक है जो रोजाना विद्यालय देर से आ रहा है और बहाना भी ऐसा सटीक प्रस्तुत करता है, बिल्कुल जो ऐसा लगता है कि वो सही बोल रहा है, तो इसको हम शोधन तो कहेंगे नहीं। शोधन तो मार्ग चेंज करना हो जाता है। आत्मीकरण तो किसी चीज़ को अपने में उतार लेना। क्षतिपूर्ति मतलब किसी चीज़ की कमी की पूर्ति दूसरी बाह्य रूप से उसकी पूर्ति करना। लेकिन इसका राइट आंसर है औचित्य स्थापना। बिल्कुल तर्क के साथ यहाँ पर बहाने प्रस्तुत कर रहा है बालक, इसको औचित्य स्थापना कहेंगे मित्रों। थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता और दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। तो एक जो सृजनशील बालक होता है उसके विचारों में मौलिकता भी होती है, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता भी, बिल्कुल वो स्वतंत्र रहकर कार्य करता है, संवेदनशील रहकर कार्य करता है, लेकिन दूसरे विचारों की अस्वीकार्यता, जैसे
कोई भी व्यक्ति उससे कुछ कहता है कि यूनिक, उसको बिल्कुल ही नकार दिया। हो सकता है कि उसको मान के और उसके अकॉर्डिंग कार्य करे। तो साथियों अस्वीकार्यता यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प सही है क्योंकि ये सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन, मेरडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक रिक्त स्थान हैं होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित और स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो मित्रों मेरडिथ ने जो अध्ययन किया था अनेक परिवार पर, तो उसमें एक प्रकार का जो परिवार का जो स्तर है सामाजिक रूप से जो उच्च स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि जो परिवार सामाजिक रूप से ऊंचे होते हैं उनके जो बच्चे हैं वो अधिक स्वस्थ और अधिक विकसित होते हैं। इनके अध्ययन में ऐसा पाया गया था। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो आपके 8वां क्वेश्चन है ये, भावात्मक रूप से एक संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है, कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता है, वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता है और सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता है। तो जो छात्र संतुलित है भावात्मक रूप से, वो नवीन विचारों में भी योगदान देगा, प्रभावी अंतःक्रिया भी करेगा, सहपाठी जो विचार देते हैं उन विचारों का सम्मान भी करेगा। तो ये तीनों गलत हो जाते हैं क्योंकि ये गलत कह रहे हैं। वो कक्षा कक्ष में अपने जो सहपाठी है उनसे मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है क्योंकि वो भावात्मक रूप से संतुलित है। तो साथियों यहाँ पर फर्स्ट विकल्प आपका 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन क्या है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है। कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी आपको पहचान करनी है, तो आप परफॉर्मेंस टेस्ट ले रहे हो, तो परफॉर्मेंस टेस्ट से उनकी पहचान करना बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसा आपको कौन सा विकल्प सही लगता है। निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते, बुद्धि लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है, निष्पादन मापन बहुत कठिन है और बुद्धिमान की विश्वसनीयता निष्पादन मापन से अधिक है। तो मित्रों देखिएगा, निष्पादन मापन बहुत कठिन है इसका मतलब यूँ थोड़ी है कि आप पहचान नहीं कर पाओगे, ये गलत हो गया। बुद्धि लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है, भाई ज़्यादा बुद्धि रहेगी तो निष्पादन भी बिल्कुल वो अच्छा करेगा, तो ये दोनों गलत हो गए। अब पहला या चौथा, साथियों राइट आंसर इसका है प्रथम विकल्प। निष्पादन मापन से पढ़ाई में जो पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक है, देखिए प्रतिभाशाली हो सकता है बालक, लेकिन एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है साथियों। तो जो पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक होते हैं किसी विशिष्ट चीज़ में, अब यदि आप उसका परफॉर्मेंस उसमें लोगे ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। इसलिए उनकी पहचान करना कठिन हो जाता है कि उनका पिछड़ापन वो जो प्रतिभाशाली बालक है कौन से है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है मित्रों, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, सबसे पहले जब बालक में संप्रत्यय निर्माण होता है तो सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है। तो मित्रों विभेदीकरण, सामान्यीकरण, पृथक्करण, ये चीज़ें बालक बाद में करता है संप्रत्यय निर्माण में, लेकिन सबसे पहले वो करेगा प्रत्यक्षीकरण, मतलब किसी चीज़ को अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखना, अनुभव करना, वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। थर्ड विकल्प यहाँ पर सही है। भाई प्रत्यक्षीकरण किसी चीज़ को अनुभव करेगा, समझेगा, उसको देखेगा, उसके बाद ही तो उसका एक संप्रत्यय निर्माण होगा। ठीक है, जैसे एक बालक ने एक कुत्ते को देखा तो कुत्ते को देखते ही वो हुआ प्रत्यक्षीकरण कि भाई ये कुत्ता है। अब यहाँ पर सामान्यीकरण की कुत्ते के 4 टांगे हैं, सफ़ेद कलर होता है, तो अन्य जानवर भी छोटे छोटे दिखे जिसके भी 4 टांगे हैं। बिल्ली देख ली उसने, छोटी सी बिल्ली कुत्ते के बराबर की, तो वहाँ पर उसका भी सफ़ेद कलर है। तो ये तो फिर कन्फ्यूजन हो गया ना, फिर वो विभेद, पृथक्करण, सामान्यीकरण ये बाद में होता है, इसलिए यहाँ थर्ड विकल्प रहेगा 10वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। सीखना है ज्ञान का स्तर, ज्ञान की ऊष्मा, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने के लिए प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना। तो साथियों प्रेरित करने को ही आप सीखना नहीं कह सकते। अगर मान लो प्रेरित हो गया और व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो आप उसको सीखना नहीं कह सकते। तो उस
व्यवहार में सुधार लाना, परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है। थर्ड विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। तो 12वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह खेलना शुरू कर देता है, जब वह घर से बाहर निकलता है और अपने जन्म से ही। तो ऐसा नहीं है कि बालक विद्यालय में आएगा तभी सीखेगा, उसके पहले भी सीखता है। वो खेलने से पहले भी सीखना चालू कर देता है, घर में भी सीखता है वो। मतलब वो जब उसका जन्म होता है तब से ही सीखना आरंभ कर देता है मित्रों। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। 13वां क्वेश्चन आपके है, ये देखिएगा। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं, तत्परता अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं, और चौथा है शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमज़ोर होते हैं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 13 समझ ही नहीं आया होगा आपके, अगर आ गया तो राइट आंसर बताइए। देखिए एक बार प्रश्न को समझेंगे। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। क्यों है कठिन? कि बालक कितना तत्पर है, कितना तैयार है, इसके लिए इसका जो एक शिक्षक को कैसे पता चलेगा इस चीज़ का? कठिन क्यों है ये चीज़? क्योंकि साथियों जो तत्परता के सभी तत्व है वो एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। हो सकता है कि बालक एक क्षेत्र में परिपक्व हो, लेकिन तत्पर एक क्षेत्र में वो तत्पर हो, लेकिन उससे संबंधित जो अन्य तत्व है तत्परता से, उसमें वो परिपक्व नहीं हो साथियों, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग तत्व परिपक्व होते हैं तत्परता के भी। विकल्प नंबर 1 सही है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो मित्रों 14वां क्वेश्चन आपके आता है, ये देखिएगा। अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चे में भी पाई जाती है, समय पर हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए परिवर्तनशील नहीं होती है, वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है, और पठन अक्षमता के पर्याय है। तो मित्रों जो अधिगम अक्षमताएं हैं परिवर्तनशील बिल्कुल होती है कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में, इसमें वस्तुपरक तथ्य संस्कृति की भूमिका भी होती है। तो ये दोनों गलत हो गए, पहला या चौथा। तो साथियों अधिगम अक्षमताएं सामान्य बालकों में भी पाई जा सकती है, या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक एक प्रतिभाशाली बालक में भी कुछ अधिगम अक्षमताएं हो सकती है किसी विशिष्ट क्षेत्र में। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा 14वें में। पठन अक्षमता का पर्याय ही अन्य भी तो चीज़ें होती है, सिर्फ पठन अक्षमता ही अधिगम अक्षमता थोड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो साथियों इसलिए यहाँ चौथा विकल्प ना होकर पहला विकल्प सही रहेगा 14वें में। प्रश्न नंबर 15। सीखने का स्थानांतरण है सीखी गई वस्तुओं को संभालना, सीखी हुई तकनीकी का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, और इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो साथियों आप किसी चीज़ को सीखते हो और उसका आप अन्य परिस्थिति में प्रयोग कर लेते हो, तो उसको ही सीखने का स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में राइट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, और गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो साथियों बिल्कुल आप बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे, प्रतिस्पर्धा वो भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करोगे। अब दूसरा या तीसरा, तो साथियों आत्मगौरव की अनुभूति आप करा सकते हो, बट आप उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं कर सकते। प्रशंसा कर सकते हो लेकिन अत्यधिक नहीं। तो यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही रहेगा 16वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17वां क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा को कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सर्जन करके, और कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो मित्रों अभिप्रेरित करना है बच्चों को, शिक्षक को किसको बढ़ावा देना चाहिए? तो साथियों प्रतिस्पर्धा, पुरस्कृत और प्रशंसा, इन तीनों से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सर्जन करके। बालक जो सीखता है उसके लिए एक स्थिति का निर्माण करो अच्छी वाली,
और वातावरण का सर्जन करो कि उसमें बालक जल्दी सीख सके, ये सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो थर्ड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। 18वां क्वेश्चन है मित्रों, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें रिक्तिस्थान था या थी, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी इसलिए वो मारे गए, आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा और अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। साथियों, वो ख्याति प्राप्ति के लिए नहीं मरे थे। ख्याति प्राप्ति के लिए कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा शहीद नहीं हुए थे, न ही नवीन अनुभव की चलो मरने का अनुभव करते, नहीं, बल्कि उनको आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी साथियों। ठीक है, वो बहुत उच्च उठ चुके थे। तो यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मेस्लो ने, एडलर ने, टिश्नर ने, वाटसन ने। तो मांग सिद्धांत अभिप्रेरणा का अब्राहम मेस्लो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? अब्राहम मेस्लो। 5 प्रकार की आवश्यकता इन्होंने इस सिद्धांत में बताई है साथियों। यहाँ पर प्रथम विकल्प या फर्स्ट विकल्प आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक और असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो मित्रों देखिए, बाह्य कारक अधिकतम रूप से अभिप्रेरित कभी भी नहीं करता है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्य निर्धारित करने से भी अभिप्रेरणा उतनी ज़्यादा नहीं, बल्कि यदि लक्ष्यों को प्राप्त करने से आपको व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है, व्यक्तिगत मतलब आंतरिक, तो फिर वो सबसे ज़्यादा सीखने को प्रभावित करता है, अभिप्रेरित करता है। सेकंड विकल्प इसलिए सही हो जाता है 20वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 21 को। 21वां क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके और अग्नि शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। तो साथियों देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन, परीक्षा परिणामों पर ही केंद्रित होना, तो फिर बच्चों को एक तरह से आप रटंत प्रणाली पर ले जा रहे हो। रटने को प्रोत्साहित करना गलत है ही है, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर आप शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन ला सकते हो। सेकंड विकल्प आपका 21वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 22वां क्वेश्चन है मित्रों, आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा विद्यार्थी, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है वो का बाह्य रूप से अभिप्रेरणा विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, औपचारिक शिक्षा तो उसको भी देना पड़ेगा, उसकी अभिप्रेरणा बाह्य रूप से जो अभिप्रेरित है उससे कम थोड़ी रहेगी, ज़्यादा रहेगी साथियों। पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता, भाई पुरस्कार देना चाहिए, भले ही वो आंतरिक रूप से, लेकिन पुरस्कार उसको भी देना चाहिए। लेकिन साथियों, जो बाह्य पुरस्कार आप उसको दे रहे हो, उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए वो चीज़ें पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। कौन सा है यहाँ सही? एक्यूरेट चौथा। चलिए 23वां क्वेश्चन, कौन सा अधिगम के निर्मित कारण का सिद्धांत नहीं है? अधिगम संदर्भित है, अधिगम तात्कालिक है, अधिगम सामाजिक क्रिया है और अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। मित्रों, अधिगम को सक्रिय क्रिया, सामाजिक क्रिया, संदर्भित क्रिया माना जाता है, लेकिन तात्कालिक नहीं होता है, टाइम लगता है अधिगम में। तो यहाँ सेकंड विकल्प सही है, क्योंकि ये अधिगम के निर्मितकरण सिद्धांतों में नहीं माना जाता है। 23 में सेकंड विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, ये देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, और परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य होते हैं। तो मित्रों, प्रगतिशील जो शिक्षा होती है उसमें परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य नहीं, आंतरिक होते हैं। इसका राइट आंसर है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, कि बालक प्रत्यक्ष अनुभव किसी चीज़ का करता है, सहयोग के माध्यम से वो शिक्षा को ग्रहण करता है, ऐसा प्रगतिशील शिक्षा मानती है।
24 में आपका सेकंड विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक और स्पर्श संबंधी। तो मित्रों, सीखने की शैली के अंतर्गत चाक्षुष को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? चाक्षुष को सीखने की शैली में रखा जाएगा। इन तीनों में से, चारों में से इन तीनों को सीखने की शैली के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। प्रथम विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26वां क्वेश्चन है साथियों। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने में प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है और विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधियां हैं। तो मित्रों, जो सीखने के लिए आकलन है, सीखने के लिए आकलन का मतलब कि आप बच्चों को सिखा रहे हो और बीच में ही आकलन कर रहे हो कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, तो फिर वो होता है सीखने के लिए आकलन। मतलब सिखाते समय ही, शिक्षण के समय ही जो आकलन किया जाता है, बाद में नहीं। तो वो चीज़ अभी प्रेरणा को बढ़ावा देती है साथियों। प्रथम विकल्प आपका 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। निम्न में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, इनमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है और इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो मित्रों, सी के संबंध में देखिए, विद्यालय आधारित मूल्यांकन भी है, ये तनाव को कम करेगा, ग्रेड का, नंबरों के स्थान पर ग्रेडिंग सिस्टम इसमें लागू की गई है, लेकिन बोझ थोड़ी बढ़ रहा है शिक्षकों पर। साथियों, ये कथन गलत है सी के संबंध में। यहाँ पर आपका फोर्थ विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन। ब्लूम की टेक्सोनोमी रिक्तिस्थान की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों, उपलब्धि लक्ष्यों और पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं। तो ब्लूम ने जो टेक्सोनोमी दी है साथियों, सभी ने सुन रखा होगा इनका नाम, ये संज्ञानात्मक उद्देश्यों पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये संज्ञानात्मक उद्देश्यों पर, जैसे ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, कौशल है। ये सभी चीज़ें ब्लूम की टेक्सोनोमी में संज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत बताई गई है। सेकंड विकल्प 28 में सही है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लेब विद्यालय किसके उदाहरण है? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो मित्रों, जो लेब विद्यालय जॉन ड्यूवी द्वारा जो समर्थित विद्यालय है, लेब विद्यालय, ये प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं। किसके हैं? प्रगतिशील विद्यालय के। 29 क्वेश्चन हम कर चुके हैं साथियों। अंतिम और 30वां क्वेश्चन है। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, हमें मोटिवेट करने के लिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 30वां और अंतिम क्वेश्चन मित्रों, कमेंट करके जाइएगा जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है, संविधान की वह धारा है 21A, 21B, 22A, 22B। तो साथियों, ये धारा 21A के नाम से जानी जाती है। इसको 21K के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 30 में। कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और टेस्ट आ रहा है इसके बाद, उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।